इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मिनी स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसे एनर्जी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा होता है और उसके अंदर रैम्पेज मिशन को चलाया जा रहा था। लेकिन उस मिशन में जिस चूहे का इस्तेमाल किया गया था वो अचानक से ही एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। साथ ही वो वहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टर्स को भी खत्म कर देता है। वहाँ पर केवल एक ही डॉक्टर बची हुई होती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए स्पेस कैप्सूल के पास पहुँच जाती है। लेकिन उनको कंपनी द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है जब तक वो रैम्पेज के सैंपल्स को साथ में नहीं लेकर आएंगे तब तक उस कैप्सूल का गेट नहीं खोला जाएगा। तो डॉक्टर को मजबूरी में आकर वापस से लैब में जाना पड़ता है जहाँ से वो रैम्पेज मिशन के 3 सैंपल्स को उठा लेती हैं और उसे लेकर वो वापस आने लगती हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर चूहा उनके पीछे पड़ जाता है तो डॉक्टर जल्दी से जाकर उस स्पेस कैप्सूल में बैठ जाती हैं। लेकिन वो चूहा अपने पंजों से उसके ग्लास में क्रैक ला देता है। जैसे ही वो स्पेस कैप्सूल नीचे की तरफ जाता है वो पूरा मिनी स्पेस स्टेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर देखती हैं कि उस स्पेस कैप्सूल के ग्लास में क्रैक आ जाने की वजह से वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही वो तीनों सैंपल भी खुलकर नीचे की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक गोरिल्ला ट्रेनर डेविस ओकॉय को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे गोरिल्लास के बीच में पहुंच जाते हैं और वो सभी की सभी फीमेल्स होती हैं जो कि डेविस की कही हुई सारी बातों को मानती हैं। साथ ही हमें वहाँ पर एक नए गोरिल्ला को दिखाया जाता है जिसका नाम पावो होता है और उसे यहाँ पर नया शिफ्ट किया गया है। तो डेविस ये चेक करने के लिए आया है कि पावो उसकी बात मानता है या नहीं। तो डेविस उन फीमेल्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है जिससे पावो भड़क जाता है लेकिन डेविस उसको शांत करता है और पावो धीरे धीरे करके उसकी बात भी मानने लगता है। तभी उनके पीछे से एक व्हाइट गोरिल्ला आ जाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। तो पावो जोरों से चिल्लाने लगता है लेकिन कॉनर वहाँ से भागने लगता है तो पावो उसके पीछे पड़ जाता है। जॉर्ज कॉनर को बचाने के लिए पावो को धकेल देता है और फिर डेविस जॉर्ज को शांत होने के लिए कहता है। लेकिन जॉर्ज डेविस को डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन दोनों के बीच में एक काफी गहरी दोस्ती है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं और समय समय पर एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं। जॉर्ज डेविस से साइन लैंग्वेज में बात भी करता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है। तो डेविस जॉर्ज से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने मुझे नहीं बचाया है। डेविस जॉर्ज को समझाता है कि पावो अभी एक बच्चा है, शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया तो तुम्हें उसको अपनाना होगा, तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए एक बड़े भाई की तरह। तो जॉर्ज डेविस से इस बात का वादा करता है कि वो हमेशा पावो के साथ रहेगा। इसके बाद जॉर्ज अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है और फिर तभी एमी डेविस के पास आती है और उससे कहती है कि मैं भी ये सीखना चाहती हूँ कि आखिर कैसे किसी जानवर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डेविस उससे कहता है कि फिलहाल में तो मेरे पास अभी वक्त नहीं है। इसके बाद वो नेल्सन के साथ बाहर चला जाता है। नेल्सन डेविस से पूछता है कि आखिर क्यों तुम इंसानों से ज्यादा जानवरों को चाहते हो। तो डेविस उससे कहता है क्योंकि वो मुझे समझते हैं। एनिमल्स जिसको समझते हैं उससे प्यार करते हैं और जिसको वो नहीं समझते उसे वो खा जाते हैं। इसके बाद डेविस अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 उल्का धरती की तरफ गिर रहे होते हैं और ये तीनों वही रैम्पेज के सैंपल होते हैं जिनमें से एक सैंपल सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर गिरता है और उसका दूसरा टुकड़ा जंगल में मौजूद वुल्फ्स के एरिया में गिरता है जहाँ पर एक वुल्फ उस गैस को सूंघ लेता है और उसका तीसरा सैंपल एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में जाकर गिरता है जहाँ पर एक क्रोकोडाइल उस सैंपल को निगल जाता है। और गोरिल्लास के एरिया में जो सैंपल गिरा था उसके पास जॉर्ज पहुंच जाता है जिसमें से निकलने वाली गैस को वो सूंघ लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और डेविस सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ जाता है क्योंकि नेल्सन ने उसको मैसेज किया था। जब डेविस और नेल्सन अंदर की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक काफी खतरनाक बियर की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है और वहीं पर एक गुफा में जॉर्ज भी बैठा हुआ होता है। तो डेविस नेल्सन से कहता है कि तुम्हें गन नीचे कर लेनी चाहिए क्योंकि जॉर्ज को गन्स पसंद नहीं है। और जब डेविस जॉर्ज के पास पहुंचता है तो जॉर्ज उसे बताता है कि उसने मुझ पर हमला किया था इसलिए मैंने उसे मार दिया। और जब डेविस बाहर की तरफ आता है तो उसका साइज बढ़ा हुआ दिखाई देता है, साथ ही उसे चोट भी लगी हुई होती है। तभी कॉनर डेविस और नेल्सन को अपने पास में बुलाता है क्योंकि जब वो लोग गोरिल्लास के एरिया में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो सैंपल डला हुआ दिखाई देता है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या चीज है। इसके बाद हमें शिकागो सिटी में एनर्जी कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हम ब्रैट और क्लियर वाइडन को देखते हैं जो कि उस मिनी स्पेस स्टेशन में रैम्पेज मिशन को चला रहे थे। ब्रैट कहता है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है लेकिन क्लियर उससे कहती है कि हम दोबारा से वो कमा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन तीनों सैंपल को अपने साथ में ले लिया था और वो तीनों ही सैंपल किसी भी धमाके को सहन कर सकते हैं। और कल रात ही 3 उल्काओं को नीचे गिरते हुए देखा गया तो अब हमें केवल उन्हें ढूंढना है और उनमें से एक सैंपल साउदर्न वायोमिंग में जाकर गिरा। उसे कोई दूसरा ढूंढे उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा जिसके लिए मैं अपनी
सीक्रेट आर्मी को लगाने वाली हूँ, जिसे हमने किलर आर नाम दिया है। इसके बाद हमें किलर आर टीम के मेन मेंबर को दिखाया जाता है, जिसका नाम बर्क होता है, और वो अपने पूरी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वाइमिंग वाले एरिया में निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलए में, जहाँ पर हमें डॉक्टर केट कॉल्डवेल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ऑफिस पहुंचने के लिए जल्दी से तैयार हो रही होती है। लेकिन तभी वो न्यूज में ब्रैड को देखती है, जिसका स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वो रिपोर्टर्स से कहता है कि हमारे काबिल साइंटिस्ट ने दुनिया की भलाई के लिए अपनी जान गंवा दी। लेकिन केट को उनकी सच्चाई के बारे में पता था। साथ ही वो ये भी देखती है कि कल रात से एक गोरिल्ला जिसका नाम जॉर्ज है वो खूंखार होता जा रहा है। तो केट यहाँ से सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ निकल जाती है। इसके बाद हमें बर्क और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि वाइमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, और उन्हें वहां पर वो जगह भी दिखाई देती है जहां पर वो सैंपल गिरा था। लेकिन वो देखते हैं कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन वहां पर मौजूद वुल्फ्स को किसी ने मार दिया है। तो क्लियर बर्क से कहती है उन सभी एनिमल्स को जिसने भी मारा है मुझे वो चाहिए। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है, जिसने जॉर्ज को एक केस में बंद कर दिया था, और नेल्सन ने जॉर्ज का फुल बॉडी चेकअप किया, लेकिन उसके रिजल्ट इतने ज्यादा खतरनाक आते हैं कि उनके हिसाब से जॉर्ज को अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। नेल्सन जॉर्ज से कहता है कि तुम उसे ध्यान से देखो, अब ये हमारा जॉर्ज नहीं रहा। तो डेविस नेल्सन से कहता है कि अगर हमने रिपोर्ट किया तो वो इसे मार देंगे, और मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, और तुम्हें भी इसमें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद डेविस जॉर्ज से कहता है कि हम तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे, और फिर डेविस अपनी टीम के पास जाता है। वो कहता है हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा, और तभी वहाँ पर डॉक्टर केट आ जाती है, जो कि डेविस से कहती है कि ये सैंपल मेरा है और वो मुझे वापस चाहिए। तो डेविस उससे कहता है कि तुम्हें मुझे पहले इसके बारे में बताना होगा। तो केट कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में बताना अलाउ नहीं है। डेविस कहता है कि तो फिर यहाँ से तुम जा सकती हो, लेकिन तभी केट उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो बढ़ रहा है एक ऐसी अनस्टॉपेबल रेट के साथ, जिससे उसकी ताकत, स्पीड और गुस्सा भी बढ़ रहा है। डेविस उसे अपने साथ में ले जाता है, और वो केट से कहता है कि इसका वजन कल से दुगना हो चुका है। तभी जॉर्ज डेविस से कहता है कि मुझे खाना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज का शरीर बढ़ रहा है, इसीलिए उसे ज्यादा भूख भी लग रही है। डेविस कहता है कि इसने कल रात एक काफी खतरनाक बियर को मार दिया है। तो केट उससे कहती है कि ये सब कुछ जेनेटिक एडिटिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जिससे एक डीएनए के अंदर कई सारे जानवरों की ताकत आ सकती है। शार्क की बढ़ने की क्षमता, ब्लू व्हेल जैसी ताकत, चीते जैसी रफ्तार, और कई सारे जानवरों के डीएनए को इसके साथ मिलाया गया था। इसीलिए केवल मैं ही हूँ जो कि इसको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज अचानक से भड़कने लगता है, क्योंकि उसे ज्यादा भूख लग रही थी, और वो गुस्से में आकर उस पिंजरे को ही उखाड़ देता है। जिसके बाद वो सब कुछ तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो डेविस और केट उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन जॉर्ज बिना कुछ सुने ही यहाँ से बाहर निकल जाता है, और वो शहर की तरफ भागने लगता है। तो फिर डेविस उसके पास पहुंच जाता है और उसको शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं, जो कि उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। तो डेविस उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को गन नीचे कर लेनी चाहिए। वो सभी उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज शांत हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो कि जॉर्ज के ऊपर काफी सारे इंजेक्शन फायर करते हैं, क्योंकि वो जॉर्ज को बेहोश करना चाहते थे। लेकिन जॉर्ज और भी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन काफी ज्यादा क्वांटिटी में इंजेक्शन होने की वजह से जॉर्ज वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें किलर आर टीम को दिखाया जाता है, जो कि इन्फेक्टेड वुल को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, और उन्हें जंगल में वो दिखाई भी दे जाता है। लेकिन उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि ये वुल्फ ही है। तभी बर्क उसके ऊपर एक गन फायर करता है, जिससे कि वुल्फ वहीं पर गिर जाता है। तो बर्क अपने पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो सभी उसे ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। उन सभी को उतरने के बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, और इस पूरे सीन को क्लियर और ब्रैड दोनों ही देख रहे होते हैं। और बर्क की टीम को वहाँ पर एक काफी बड़ा पंजे का निशान दिखाई देता है। तो बर्क की टीम घबराने लगती है, क्योंकि किसी भी वुल्फ का पंजा इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। तो वो सभी एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। तभी उन सभी के सामने से काफी सारे डियर भाग के जाते हैं, जिससे कि वो घबरा जाते हैं, और उसी वक्त वो वुल्फ आकर उनमें से एक आदमी को खा जाता है, जिससे कि वो सभी उसके ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो वुल्फ उड़ भी सकता है, और क्लियर की पूरी टीम तितर बितर हो जाती है, क्योंकि उनमें से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। क्लियर कहती है कि उसके ऊपर हमारे सीरम का असर हो चुका है। इसके बाद हम बर्क को देखते हैं, जिसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, और वो केवल अकेला ही बचा हुआ है। बर्क जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है, उसे अपनी टीम की लाशें दिखाई देती हैं। वो हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट करके उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन तभी उसके सामने वो वुल्फ आ जाता है, जिसके ऊपर बर्क गन फायर करता है, लेकिन उससे तो उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो हेलीकॉप्टर में से मशीन गन भी फायर करता है, लेकिन वो वुल्फ छलांग मार के सीधा उसी पर हमला बोल देता है, जिससे कि वो
वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और अब बर्क के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। तभी वो वुल्फ बर्क के पीछे आ जाता है जो कि एक ही झटके में बर्क का काम तमाम कर देता है। इसके बाद हमें डेविस और केट को दिखाया जाता है जिनको आर्मी पकड़ के अपने साथ में ले जाती है क्योंकि वो दोनों ही जॉर्ज के साथ पाए गए थे और डेविस भी जॉर्ज को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद वहाँ पर एजेंट हार्वी रसेल आ जाते हैं जो कि इस पूरे केस को हैंडल कर रहे थे और वो डेविस से कहते हैं कि जब भी साइंस के एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं तो हम जैसों को ही उसे संभालने के लिए आना पड़ता है। तो डेविस कहता है कि मुझे जॉर्ज से मिलना है और अगर तुम उसे प्लेन से ले जाने वाले हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन रसेल उसकी बिना बात सुने ही उन दोनों को ही प्लेन में बिठा देता है और इसके बाद वो प्लेन सैन डिएगो से निकल जाता है। प्लेन में डेविस केट से कहता है कि जॉर्ज को जहाँ पर चोट लगी हुई थी उसका घाव बढ़ चुका है। तो केट उससे कहती है कि ये सीरम की वजह से हो रहा है और फिर तभी वहाँ पर रसेल भी आ जाते हैं जो कि डेविस से कहते हैं कि तुम तो पहले एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हो और काफी सारे टास्क फोर्स में भी काम किया है, साथ ही तुम्हें जानवरों से भी बहुत ही ज्यादा लगाव है, तुम तो एक काफी पहुंची हुई हस्ती हो। डेविस रसेल से कहता है कि तुमने जॉर्ज को यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि उसका शरीर जिस हिसाब से बढ़ रहा है बेहोशी के इंजेक्शन का ज्यादा देर तक असर उसके ऊपर नहीं रहेगा। केट कहती है कि ये प्लेन लैंड करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो रसेल उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम हर सेकंड उसकी जांच कर रहे हैं और ये बिना हमारी मर्जी के होश में नहीं आएगा। रसेल डेविस से कहता है कि तुम ये मत समझो कि ये गोरिल्ला केवल अकेला है क्योंकि इसकी तरह एक वुल्फ भी खुला घूम रहा है जो कि जंगल में आतंक मचा रहा है और उसको नाम दिया गया है रैल्फ। तो डेविस उससे पूछता है कि आखिर तुम काम किसके लिए करते हो। रसेल कहता है कि हम ओजीए के लिए काम करते हैं जो आर्मी से जुड़ी एक संस्था है। डेविस रसेल से पूछता है कि आखिर तुम लोग जॉर्ज के साथ क्या करने वाले हो। रसेल कहता है कि हम उसके साथ गिल्ली डंडा तो खेलेंगे नहीं, उसे खतरा पाते ही मार दिया जाएगा, उसके ज्यादा चांसेस मरने के हैं। तो डेविस रसेल से कहता है कि केट उसे बचा सकती है, इसने मुझसे कहा है ये एनर्जीन के लिए काम करती है। तो रसेल डेविस को केट की सच्चाई बताता है कि डॉक्टर केट कॉल्डवेल को एनर्जीन से निकाल दिया गया था 2010 में एक चोरी करने की वजह से और मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में जानते नहीं हो। रसेल डेविस से कहता है मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत अफसोस है लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। उसके जाते ही केट डेविस से माफी मांगती है, वो कहती है मैंने तुमसे झूठ कहा। तो डेविस उससे पूछता है कि क्या तुम इसका इलाज कर सकती हो। तो केट उसे जवाब देती है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद में ब्रैड को दिखाया जाता है जो कि क्लियर को बताता है कि हमने उस गोरिल्ला को ढूंढ लिया है लेकिन ओजीए वाले उसे अपने साथ में ले जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ में केट भी है और वो यहाँ पर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। तो क्लियर कहती है कि उसके भाई के साथ साथ उसे भी मार देना चाहिए था। ब्रैड क्लियर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो क्लियर उससे कहती है कि इस सब से बचने के लिए मेरे पास एक प्लान है और वो उसे अपने साथ में बिल्डिंग के रूप पर ले जाती है और वो ब्रैड से कहती है कि हमारे पास उसका एंटीडोट R19 भी है लेकिन हमें उन्हें यहाँ पर लाने के लिए सुपरसोनिक वेव्स को छोड़ना होगा और हम लोग लकी है कि हम लोग इस बिल्डिंग से सुपरसोनिक वेव्स को छोड़ सकते हैं। जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी उनके ऊपर पहुंचेगी वो हर चीज को तोड़ते हुए इसे रोकने के लिए आ जाएंगे। भले ही वो गोरिल्ला 32,000 फीट की ऊंचाई पर है लेकिन वो उस प्लेन को तोड़कर हमारे पास आएगा जिसके बाद हम उन्हें R19 देकर नॉर्मल करके उनसे अपना सीरम बनाएंगे जिससे हम दोबारा मालामाल हो जाएंगे। और फिर क्लियर उन वेव्स को स्टार्ट कर देती है जिनकी फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया में फैलने लगती है और हमें ब्लैक हिल्स साउथ डकोटा में रैल्फ को दिखाया जाता है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी मिलते ही वो शिकागो की तरफ भागने लगता है। साथ ही हमें फ्लोरिडा कोस्ट के गल्फ ऑफ मैक्सिको को दिखाया जाता है जहाँ पर पानी में मौजूद एक काफी बड़ा क्रोकोडाइल शिकागो की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। साथ ही वो वेव्स जॉर्ज तक भी पहुंच जाती हैं जिनसे कि वो जाग जाता है लेकिन अब उसे जागते ही गुस्सा आने लगता है और जॉर्ज को जिस केस में बंद किया गया था वो उसको तोड़ने लगता है जिससे कि उस प्लेन का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। जॉर्ज उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आता है जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन जॉर्ज के ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं होता। तभी डेविस वहाँ से एक गन उठाने लगता है और दूसरी तरफ जॉर्ज उन सोल्जर्स को मार रहा होता है। वो कोई भी सोल्जर उसके आगे टिक नहीं पाता और अब जॉर्ज के सामने केवल डेविस ही खड़ा हुआ होता है। डेविस उसे शांत होने के लिए कहता है लेकिन तभी एक पायलट उसके ऊपर गोलियां चलाता है जिससे कि जॉर्ज रसेल को उठाकर फेंक देता है। साथ ही वो उस पायलट को भी पकड़ लेता है जिससे कि उसकी गोलियां प्लेन के गेट में लग जाती हैं और अब प्लेन भी नीचे की तरफ गिरने लगता है लेकिन जॉर्ज अभी भी गुस्से में होता है और वो डेविस और केट की तरफ बढ़ रहा होता है। डेविस वहाँ से बचते हुए केट के पास पहुंच जाता है। अभी जॉर्ज के ऊपर एक गाड़ी फिसल कर आती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। केट डेविस से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब ये प्लेन क्रैश होने ही वाला है। तो डेविस एक पैरासूट पहन लेता है और वो केट से भी कहता है कि तुम भी एक
पैराशूट पहन लो। इसके बाद डेविस उस प्लेन के गेट को खोल देता है, जिससे कि गेट वहाँ से निकल जाती है और फिर तभी जॉर्ज भी होश में आ जाता है। डेविस रसेल के पास पहुंचकर उसे पैराशूट पहनाने लगता है। जॉर्ज धीरे धीरे करके इसी तरह बढ़ रहा होता है, जिसके तुरंत ही बाद डेविस और रसेल वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन वो प्लेन सीधा खेतों में जाकर गिरता है, जिससे कि वो पूरा प्लेन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वो तीनों ही पैराशूट की मदद से नीचे आ जाते हैं और जब वो लोग प्लेन के मलबे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो जॉर्ज की बॉडी है ही नहीं, क्योंकि वो इस खतरनाक एक्सीडेंट में भी सरवाइव कर गया और यहाँ से निकल गया। रसेल डेविस से कहता है कि यहाँ पर जीरो सिग्नल है, मैं आसपास जाकर आर्मी को कांटेक्ट करता हूँ, और साथ ही वो डेविस को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। तो डेविस उससे कहता है कि बेवकूफ भी इस दुनिया में रह सकते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में ब्रैट और क्लेयर को दिखाया जाता है, जिनको ये पता चल चुका है कि गोरिल्ला उस एक्सीडेंट से भी सरवाइव कर गया और वो भी अब इसी तरफ ही आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी दुश्मन केट भी बच गई और मुझे लगता है कि उसने सब कुछ बता दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब FBI आ चुकी है। FBI को देखते ही ब्रैट के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तभी क्लेयर उनके सामने आ जाती है। तो वो FBI ऑफिसर उससे कहते हैं कि हमें एनर्जीन कंपनी को चेक करने का वारंट मिला है। तो क्लेयर उन्हें अपने साथ में ले जाती है, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ, इन सब की शुरुआत हमारी ही कंपनी से हुई है, लेकिन ये सारी काम डॉक्टर कॉर्डवेल करती थी, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ऑफिसर कहते हैं कि हम हार्ड ड्राइव और सर्वर्स को भी चेक करेंगे, और वो वहाँ से सारी चीजों को कलेक्ट करने लगते हैं। क्लेयर ब्रैट से कहती है कि आखिर तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं। इसके बाद हमें रसेल को दिखाया जाता है, जो कि आर्मी से कांटेक्ट कर रहा होता है, और केट डेविस से कहती है कि हमें जॉर्ज को बचाने के लिए जाना होगा। तो डेविस उससे कहता है कि आज से हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। केट उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन तुम इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा क्यों करते हो। तो डेविस उससे कहता है कि क्या तुम जानती हो जॉर्ज हमें कहाँ पर मिला था। वो एक व्हाइट गोरिल्ला है, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत लाखों करोड़ों में है। जब मेरी टीम शिकारियों के पास पहुंची तब तक वो जॉर्ज की माँ के टुकड़े कर चुके थे, और हमने उसे ऐसी खतरनाक जगह से बचाया था। तो इसके बाद केट उससे कहती है कि अगर जॉर्ज तुम्हारी तरह सोचने लगे तो वो सभी इंसानों को ही खत्म कर देगा। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके क्रिस्पर को यूज किया ताकि मैं खत्म होने वाले जानवरों को बचा सकूं। जिसके बाद में क्लियर वाइडेन से मिली और उसने मुझे वहाँ का जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। मेरा भाई एक काफी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, तो मैंने उसके लिए काफी सारे सैंपल्स बनाए जिससे कि उसकी जान बच सकती थी। लेकिन क्लियर ने मुझसे मेरी सारी रिसर्च छीन कर उससे खतरनाक सीरम बना लिए, और जब मैंने उन सभी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो उससे पहले मुझे पकड़ लिया गया और मुझे जेल भी भेज दिया गया। इसके एक ही महीने बाद मेरे भाई की मौत हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्लियर ने ही उसे मारा था। और फिर केट डेविस से कहती है कि अब मैं उन दोनों को किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम इसमें मेरा साथ दे सकते हो। और फिर तभी वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जो कि उन्हें अपने साथ स्कॉट एयरबेस में ले जाते हैं। तो रसेल उन दोनों को ही अपने साथ में ले जाता है, और वहाँ पर हमें कर्नल ब्लेक को दिखाया जाता है, जिनकी पूरी आर्मी रैल्फ और जॉर्ज को रोकने में लगी हुई होती है, और वो उन्हें रोकने का पूरा प्लान भी बना चुके हैं। तभी एजेंट रसेल कर्नल ब्लेक से कहते हैं कि ये है मिस्टर डेविस ओकॉय, उस गोरिल्ला के ट्रेनर, और ये है डॉक्टर केट कॉल्डवेल, जो कि एनर्जी के लिए काम करती थी, और इनके पास उन जानवरों को लेकर सबसे ज्यादा जानकारी है। तो डेविस कर्नल से कहता है कि अब ये नॉर्मल गोरिल्ला और नॉर्मल वुल्फ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये एक दूसरे पर हमला करते, लेकिन ये दोनों ही एक ही तरफ भाग रहे हैं। केट कहती है कि जरूर शिकागो में क्लेयर ने कुछ ऐसी रेडियो तरंगों को छोड़ा होगा जिन्हें रोकने के लिए हर चीज से लड़ जाएंगे। तो डेविस कहता है कि हमें शिकागो शहर को खाली कराना होगा, और इन्हें कोई भी नॉर्मल हथियार तो रोक ही नहीं सकता। तो कर्नल कहते हैं कि आप ये हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना होगा। अभी वो कहते हैं कि हमें FBI द्वारा ये ऑर्डर मिला है कि आप दोनों को यहाँ से ना जाने दिया जाए, और 2 ऑफिसर उन्हें ले जा रहे होते हैं। डेविस और केट एक तरफ भागते हैं, तो वो दोनों ही सोल्जर उन दोनों को रोकते हैं, लेकिन डेविस उनसे कहता है कि तुम लोग समझने की कोशिश करो, हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सोल्जर उसकी बात नहीं मानते। तो डेविस उन दोनों को ही पकड़ लेता है और उन्हें अपनी आर्मी टेक्निक से सुलाकर छोड़ देता है। तो केट डेविस से कहती है कि क्या हम लोग इस तरीके से शिकागो पहुंचेंगे। डेविस कहता है कि हमें ऐसे हेलीकॉप्टर को ढूंढना होगा जिसके पास आर्मी ना लगी हो। तो केट डेविस से कहती है कि ऐसा एक हेलीकॉप्टर इनके हॉस्पिटल के पास तो जरूर होगा। जिसके बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी ऑफिसर से छिपते छिपाते फाइनली उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रसेल आ जाता है, जो कि डेविस से कहता है कि तुम तो आर्मी का ही हेलीकॉप्टर चुरा रहे हो। तो डेविस रसेल से कहता है कि अगर हम उन्हें रोकने के लिए नहीं गए तो वो पूरा शहर ही तबाह कर देंगे, और हम जानते हैं कि उन्हें ठीक करने की दवा कहाँ मिलेगी। केट कहती है कि क्लियर कभी भी कोई भी ऐसा सीरम नहीं बनाएगी जिसका एंटीडोट उसके पास ना हो, इसीलिए हमें उसे ढूंढना होगा ताकि हम इस तबाही को रोक सकें। तो रसेल डेविस को उस हेलीकॉप्टर की चाबी दे देता है,
साथ ही उससे बात करने के लिए उसे अपना एक वायरलेस भी दे देता है। वो कहता है कि हम वाइडेंस की बैंड बजा देंगे। इसके बाद डेविस और केट वो दोनों ही हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। यहाँ पर डेविस को उसे ठीक ढंग से उड़ाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे तैसे करके उड़ा ले जाता है। इसके बाद हम कर्नल ब्लेक को देखते हैं, जिनकी आर्मी जॉर्ज और रैल्फ को रोकने में लगी हुई है और वो उनके ऊपर एक काफी पावरफुल बॉम्ब भी फोड़ देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो दोनों ही मर गए। लेकिन जब आर्मी उनकी बॉडी ढूंढने के लिए जाती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद रैल्फ और जॉर्ज एक साथ ही उन सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं और इस बात से कर्नल ब्लेक शिकागो सिटी को खाली करने का ऑर्डर दे देते हैं और वो कहते हैं कि इस बार हम स्पेशल बॉम्ब्स को यूज करेंगे। और इस खबर को रसेल डेविस तक भी पहुंचा देता है कि अब तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा। डेविस और केट भी अब शिकागो सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर आर्मी तैनात हो चुकी है और पूरी सिटी को खाली किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन तभी वहां पर रैल्फ और जॉर्ज भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर आते ही तबाही मचाने लगते हैं। वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ते जाते हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और टैंक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रैल्फ के ऊपर मशीन गन से भी हमला किया जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वो इसी तरीके से अपने सामने आने वाली हर चीज को फोड़ते जाते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर रॉकेट से भी हमला किया जाता है और शहर को भी अब 50% खाली कर दिया गया है। लेकिन तभी कर्नल ब्लेक को पता चलता है कि पानी में से कोई काफी बड़ी चीज शिकागो सिटी की तरफ आ रही है और वो कोई सबमरीन भी नहीं है। और हमें पानी से निकलता हुआ एक काफी विशाल का एक क्रोकोडाइल दिखाई देता है, जिससे कि कर्नल ब्लेक ऑर्डर देते हैं कि सभी अब इसी पर हमला करो, क्योंकि उसका शरीर उन दोनों से ही दुगना होता है और इस क्रोकोडाइल के ऊपर तो रॉकेट लॉन्चर से भी कोई असर नहीं होता। इसके बाद अब ये तीनों ही मॉन्स्टर उस शहर को तोड़ने लगते हैं और जब एक प्लेन से उस क्रोकोडाइल पर हमला किया जाता है तो वो उस प्लेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डेविस और केटी डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें जल्द से जल्द एनर्जी कंपनी में जाना होगा और यहाँ पर पूरी आर्मी इन मॉन्स्टर्स को रोकने में लगी हुई होती है। कर्नल ब्लेक ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आर्मी का सबसे खतरनाक हथियार शिकागो सिटी पर गिराएंगे, जिससे कि वो तीनों ही मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे। रसेल कर्नल ब्लेक से कहता है कि हम इन्हें दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टीम उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एंटीडोट लेने के लिए गई हुई है। तो कर्नल रसेल से कहते हैं कि तुम्हारी ही टीम ने हमारा हेलीकॉप्टर चुराया है, तो अब तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कर्नल ब्लेक बॉम्बर को रेडी करने लगते हैं, साथ ही वो अपने उस एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर देते हैं जिससे स्पेशल बॉम्ब को गिराया जाना है। इसके बाद रसेल अपनी आर्मी ऑफिसर की मदद से ब्रैट और क्लियर वाइडन की डिटेल्स निकलवाता है और अब वो भी शिकागो सिटी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें डेविस और केट को दिखाया जाता है, जो कि इनर्जिन कंपनी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का हर गेट लॉक किया गया होता है। तभी रसेल डेविस को बताता है कि कर्नल ब्लेक शिकागो शहर पर 30 मिनट के अंदर एक स्पेशल बॉम्ब गिराने वाले हैं। तो डेविस उन गेटों को तोड़ते हुए अंदर लैब में घुस जाता है। केट देखती है कि FBI सारी हार्ड ड्राइव्स को ले जा चुकी है, तो केट डेविस से कहती है कि क्लियर ने जरूर उस एंटीडोट को छिपाया होगा। इसके बाद वो वहाँ के सर्वर्स को चेक करने लगती है। इसके बाद ब्रैट और क्लियर भी यहाँ से निकलने का पूरा प्लान बना चुके होते हैं और उन्हें R19 एंटीडोट को लैब से उठाना है। लेकिन तभी क्लियर को केट के बारे में पता चल जाता है। केट को चेक करने पर यह पता चलता है कि सारे सर्वर से सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जरूरी कुछ तो होगा। इसके बाद वो अंदर की लैब में RPG नाम के एंटीडोट को ढूंढने लगती है, यानी कि रैम्पेज एंटीडोट को। तभी डेविस कहता है कि शायद ये मुझे मिल गया और जब केट उसे खोलकर देखती है तो उसे फाइनली R19 मिल जाता है। लेकिन तभी उनके पीछे क्लियर आ जाती है, तो केट उनमें से एक एंटीडोट को अपने पास रख लेती है। क्लियर उनसे कहती है कि ये एंटीडोट उन्हें ठीक नहीं कर सकता, ये केवल उनके गुस्से को कम कर सकता है। और वो केट से कहती है कि वो एंटीडोट मुझे दे दो, तो केट उसे वो एंटीडोट दे देती है और वो उन दोनों से ही कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। डेविस उसे मना करता है कि ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर डेविस को गोली मार देती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है और फिर वो केट को अपने साथ ले जाती है। लेकिन वो पूरी बिल्डिंग ही हिल रही होती है, क्योंकि वो तीनों ही मॉन्स्टर इसके ऊपर चढ़ते जा रहे होते हैं। क्लियर कहती है कि हमें किसी ऐसे ही शख्स की जरूरत थी जो कि उस सीरम को दोबारा से बना सके, और फिर तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी वहाँ पर उनके पीछे जॉर्ज आ जाता है, जिससे कि ब्रैड वहाँ से भाग जाता है और वो उसके पायलट को भी नीचे फेंक देता है। केट के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविस आकर केट को बचा लेता है और फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि उस सुपरसोनिक वेव को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद डेविस केट से कहता है कि हमें सबसे पहले एंटीडोट को ढूंढना होगा। तो केट कहती है कि मेरे पास एक रखा हुआ है। तो डेविस उससे कहता है कि ये हम सबसे पहले जॉर्ज को देंगे, ताकि हम जॉर्ज की मदद से उन दोनों को ही हरा सकें। और जॉर्ज उसे तोड़ने में लगा हुआ होता है।
है। अभी क्लियर उन दोनों के सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग उसका ध्यान भटकाओगे ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तभी केट चालाकी से क्लियर के बैग में एंटीडोट डाल देती है और डेविस वहाँ पर जॉर्ज को बुलाता है, जिससे कि वो क्लियर को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे खा जाता है, जिससे कि वो एंटीडोट भी उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। इसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं जिसके पास रसेल पहुंच चुका है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। तो ब्रैड रसेल से कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ क्लियर का किया धरा है। तो रसेल उससे कहता है कि अगर तुम अपना लैपटॉप मेरे हवाले कर दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ब्रैड अपना लैपटॉप और अपना एक चूहा रसेल को दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी बिल्डिंग का कुछ मलबा उसके ऊपर गिरने से वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद रसेल भी वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर वो क्रोकोडाइल उस बिल्डिंग पर चढ़ता जा रहा होता है और जॉर्ज के ऊपर उस एंटीडोट का असर होने में पूरे 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उतनी देर तक ये बिल्डिंग नहीं टिकने वाली। तो डेविस और केट वहाँ पर रखे हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं ताकि जब ये बिल्डिंग गिरे तो वो हवा में ही रहे। और अब बिल्डिंग का निचला हिस्सा टूटकर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। डेविस उस हेलीकॉप्टर को भी चालू रखता है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है और उस क्रोकोडाइल की वजह से वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। डेविस का हेलीकॉप्टर काफी बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है और अब हर जगह पर धूल ही धूल उड़ने लगती है। इस क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी वो दोनों ही बच जाते हैं और अभी भी वहाँ पर काफी सारे लोग फंसे हुए होते हैं। तभी उनके सामने से मलबे को उखाड़कर जॉर्ज आ जाता है, जो कि अब नॉर्मल हो चुका है। डेविस उससे साइन लैंग्वेज में बात करता है, जिसका वो रिप्लाई भी देता है, यहाँ तक कि वो उसके साथ मजाक भी करता है। लेकिन इसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर भी खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ उस न्यूक को गिराने के लिए एयरक्राफ्ट भी रेडी होता है। इसके बाद डेविस केट से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाकर रसेल के पास पहुँचना होगा, जिससे कि वो यहाँ पर होने वाली एयर स्ट्राइक को रुकवाए। तब तक मैं और जॉर्ज इन दोनों को ही संभालेंगे। तो केट यहाँ से निकल जाती है और फिर डेविस और जॉर्ज उन दोनों के ही सामने आ जाते हैं। जॉर्ज क्रोकोडाइल को एक काफी जोर का हेल्प आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। तो अब जॉर्ज उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लग जाता है। डेविस रैल्फ के ऊपर एक ग्रेनेड लॉन्च करता है ताकि वो उसकी तरफ आए। तो रैल्फ उड़ते हुए उसी की तरफ आता है, जहाँ पर वो क्रोकोडाइल के जबड़े में आ जाता है और क्रोकोडाइल उसकी मुंडी को यूं उखाड़ के खा जाता है। दूसरी तरफ केट सोल्जर्स के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर रसेल आकर उन्हें रोकता है। केट रसेल से कहती है कि वो एंटीडोट काम कर गया, हमें उस एयर स्ट्राइक को रुकवाना होगा क्योंकि वहाँ पर अभी भी काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पर डेविस उस क्रोकोडाइल के ऊपर काफी सारे ग्रेनेड लॉन्च करते जा रहा होता है, जिससे कि वो उसके पीछे लग जाता है। लेकिन डेविस उससे बचकर भागने लगता है, जिससे कि वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अभी वो क्रोकोडाइल भी उसी के पीछे आ जाता है, लेकिन अब वहाँ पर जॉर्ज आकर उस क्रोकोडाइल को रोकता है। दूसरी तरफ रसेल कर्नल ब्लेक से बात करता है। वो कहता है कि अभी भी शहर में काफी सारे लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर जॉर्ज क्रोकोडाइल से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है। वो उसी के दांतों को तोड़कर उसी पर वार करता है। साथ ही डेविस भी उसी के साथ साथ भाग रहा होता है, लेकिन अब क्रोकोडाइल जॉर्ज के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तो डेविस उसे रोकने के लिए काफी सारे ग्रेनेड्स को उसके गलफड़ों में फेंक देता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो क्रोकोडाइल वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि डेविस को मारने वाला होता है। तो जॉर्ज डेविस को बचाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को फेंक देता है, जिससे कि एक आयरन रॉड उसके सीने में धंस जाती है। और यहाँ पर आर्मी उस न्यूक को लॉन्च करने वाली होती है। वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। तो डेविस उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में जाकर उससे गन फायर करता है, जिससे कि वो क्रोकोडाइल डेविस की तरफ आने लगता है और फिर तभी उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं, जिससे कि डेविस उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन वो उनसे भी सरवाइव कर जाता है। डेविस उससे बचने के लिए भागने लगता है और अब डेविस भी काफी खतरनाक जगह पे फंस जाता है, जहाँ से उसका निकल पाना नामुमकिन था। लेकिन तभी अब वहाँ पर जॉर्ज आकर उस आयरन रॉड को सीधा उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे कि अब वो क्रोकोडाइल वहीं पर मारा जाता है। और जॉर्ज की भी काफी बुरी हालत हो चुकी थी और कर्नल ब्लेक को जैसे ही पता चलता है कि डेविस और जॉर्ज ने कल दिखाया, मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जॉर्ज की सांसें रुकने लगती हैं। तो डेविस जॉर्ज से कहता है कि तुमने मुझे बचाया है, और जॉर्ज की सांसें वहीं पर थम जाती हैं। इसके बाद अब वहाँ पर केट और रसेल आ जाते हैं। डेविस केट से कहता है कि उसने मेरी जान बचाई। तो केट उससे कहती है कि उसने तुम्हारी ही नहीं बल्कि
कि सैकड़ों लोगों की जान बचाई, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि वो केवल मरने की एक्टिंग कर रहा था, और वो डेविस को भी चढ़ाता है कि तुम मेरे लिए रो रहे थे। डेविस उससे कहता है कि तुमने बहुत ही गंदा मजाक किया है, और वो भी इस टाइम पर। जॉर्ज डेविस से कहता है कि क्या केट तुम्हारी अच्छी दोस्त है? तो डेविस उससे कहता है कि हाँ, हम लोग दोस्त तो अब बन ही गए हैं। तो जॉर्ज उससे इशारों में कहता है कि क्या तुम वो भी करोगे? इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।